अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, या जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो, हमेशा धांधली की आवाज़ें उठती रहती हैं और हर जमात जो है वो उसे तस्लीम करने से इनकारी होती है। लेकिन जब इस्लाहात की बात होती है, इसे साफ शफाफ बनाने की बात होती है, गैर जानिबदाराना इलेक्शन की बात होती है, तब तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी नहीं होती, इकट्ठी नहीं बैठती कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का एक ही मरतबा हल निकाल लिया जाए। इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदाराना होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन भी ओपन बैलेटिंग के जरिए हो ताकि मालूम हो सके कौन किसको वोट कास्ट कर रहा है। और अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, डस्का का इलेक्शन ले लें या कराची का भी रिसेंट इलेक्शन हुआ है, उस पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से धांधली की आवाज़ आई। कभी दोबारा गिनती की बात की जाती है, इसको नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता, कभी कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। हमेशा से ये एक दस्तूर ही आ रहा पाकिस्तान में कि 1970 के बाद से अब तक हम यही आवाज़ें सुन रहे हैं। अब हुकूमत बेहद संजीदा है इस मामले में और इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 के ज़रिए 49 इस्लाहात की तजवीज़ दी गई है। ये बिल जो है वो टेबल कर दिया गया है। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा मसला है कि अपोजिशन खासतौर पर नून लीग जो है इस हवाले से बात करने पर ही तैयार नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम्स में, खासतौर पर EVMs के हवाले से। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है उसका अमल दखल कितना बेहतर साबित होगा, कितना उसे फ़ायदा होगा। फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग जो हैं उन्होंने मशीन को देखा तक नहीं और इसको रिजेक्ट कर दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की। आप अपने लोग लेकर आएँ और वो उसको देखें, समझें और फिर आप इसको रिजेक्ट करें, या फिर आप इस हवाले से जो भी आपके कंसर्न्स हैं कम अज़ कम मिल बैठेंगे तो तभी ये कंसर्न्स दूर हो सकेंगे। बहरहाल इस मामले में कितनी संजीदगी अपोजिशन दिखाएगी, आगे गवर्नमेंट के पास क्या वे फॉरवर्ड होगा, किस तरह से इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, इसके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मसला बहुत संजीदा नौइयत का है क्योंकि हमारे यहाँ ये आवाज़ें कभी थमती नहीं हैं और रिगिंग की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें किस तरह से हल हो पाएंगी। बहुत रेलिवेंट मेरे साथ पैनल मौजूद है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत क्या चाह रही है और इसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ सरवर बारी साहब, और सरवर बारी साहब जो हैं ये फाफिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके स्पोक्स पर्सन हैं और साबिक सेक्रेटरी जनरल भी हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं नसीम सदीकी साहब, बेहद सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। सर, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और इसके साथ वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जवाद साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर, बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है ये। इस्लाहात की बात तो की जाती है, हर हुकूमत या अपोजिशन ख़ासतौर पर ये समझती है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तब हम इस्लाहात करेंगे, अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको हमने तस्लीम नहीं करना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो इस इस्लाहाती पैकेज के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि जो तरमीम की गई हैं वो क्या क्या हैं। देखें नाहीद, हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की बुनियाद जो है वो इलेक्शंस ही हैं। बिल्कुल। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद जो पार्टी हार जाती है उसके हो सकता है कुछ जेन्युइन एतराज़ात हों और कुछ हो सकता है कि वो इस वजह से हों कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन एक चीज़ जो तय है वो ये हम देख रहे हैं कि कई दहाइयों से इलेक्शंस जो हैं वो ही एक रीज़न बनते हैं कि जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका आपस में एक पोजीशन ले लेना, मोर्चाबंदी हो जाना और वो फिर चलता रहता है सिलसिला। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके रोकना पड़ेगा। अब हमने रिसेंटली भी जितने इलेक्शंस हुए हैं, हर इलेक्शन जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो जीतने वाले के लिए एक्सेप्टेबल है, हारने वाले के लिए उसके में एतराज़ात हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो एक ट्रेंड हुआ करता था कि रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं हारती थी, और ये भी एक बड़ी अचनबे की बात थी कि क्यों रूलिंग पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं हारती। वजह उसकी यही होती थी उसके रिसोर्सेज और उसका कंट्रोल जो इलेक्शन के ऊपर होता था, और ये पहली दफ़ा यानी हुआ ये है। अंडरस्टूड होती थी बात कि जी हाँ, ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो हुकूमत जी की हाँ, जो है हाँ नुमाइंदा मोस्टली वही जीतेगा, कोई अक्सर इक्का ऐसा ही होता था। इक्का दुक्का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता होगा कि जिसमें अपोजिशन जीतती होगी, लेकिन मोस्टली। लेकिन ये पीटीआई के दौर में ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि पीटीआई के दौर में रूलिंग गवर्नमेंट होने के बावजूद उसने इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हारे भी हैं और उन इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को एक्सेप्ट भी किया है। अब बात यह है कि हमने आगे कैसे चलना है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहे हैं और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात नहीं कर रहे,
वो उसके साथ एक पूरा पैकेज है। बिल्कुल। और ये नहीं है कि ये जो हम प्रपोज कर रहे हैं, पीटीआई जो प्रपोज कर रही है वही है। ये तो एक डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, टेबल किया जा रहा है कुछ सजेशंस को, कुछ प्रपोजल्स को। इसके बाद अगर अपोजिशन उसमें कोई शामिल करना चाहती है, उनकी तरफ से कोई सजेशंस हैं, वो भी उसमें डाल सकते हैं। और इसमें कोई कहना बेजा ना होगा कि कोई भी अगर इस किस्म का काम करना है तो उसके लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, इसलिए बिल्कुल। कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम बड़ी और छोटी जमातें मौजूद हैं और वो जमातें अवाम की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ठीक है। इसलिए अगर इलेक्शन इस्लाहात जैसे एक बहुत ही अहम काम पे अगर हमने इसको शुरू करना है तो पार्लियामेंट से अच्छा फोरम कोई नहीं है। सही। और अपोजिशन को उस डिस्कशन में, उस डेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए, बजाय इसके कि राइट फ्रॉम बिगनिंग ही वो इसको रद्द कर दें। कल मैं बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि हमें इलेक्शन इस्लाहात पे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम इसलिए इस पे कोई बात नहीं पीटीआई से करेंगे क्योंकि ये धांधली के ज़रिए इलेक्शन जीत के आए हैं। भाई बात ये है कि यही तो वो रोना है कि आप जो भी गवर्नमेंट होती है उस वो धांधली ही के हवाले से उसके ऊपर एलिगेशंस होती हैं, तो फिर अगली दफा दूसरी हुकूमत होगी तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? किसी ना किसी दिन तो आपको किसी एक आखिरकार हुकूमत तो के आपको साथ बैठना बैठना ही है ना। पड़ेगा। और हुकूमत आपको कोई गन पॉइंट के ऊपर इलेक्शन इस्लाहात अप्रूव नहीं करवा रही, ठीक ये है। म्यूचुअल कंसल्टेशन से होंगे। और जब एक नेशनल कंसेंसस होगा तो ये सबको फायदा है। एक पार्टी आज गवर्नमेंट में है, वो कल अपोजिशन में हो सकती है। माजी में अगर कोई गवर्नमेंट अपोजिशन में थी तो वो आज हुकूमत में है। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, एक जमहूरियत के अंदर ये चीजें तो नॉर्मल है। सही है। लेकिन ये है कि हमें कोई भी ऐसी इलेक्शन इस्लाहात नहीं हम कर रहे कि जो कि चूंकि आज हुकूमत में है तो हमें सूट करती हैं। और ये कल, जरूरी तो हाँ, नहीं कि कल हम हुकूमत में होंगे, कल हम अपोजिशन में भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वो उनको इस्लाहात, उस जी हाँ, मशीन पे भी बड़ा एतराज है। वो कहते हैं हो सकता है उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि जिसमें तब्दीली की जा सके। मैं दोबारा इस पे नहीं बात इस करूंगी। पे ये जी। एतराज गलत नहीं है, लेकिन इसके सदेबाप के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। ठीक। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर में आप कोई चीज है तो उसमें हो सकती है हैकिंग भी हो सकती है, उसमें ब्रीच भी हो सकता है, लेकिन इन चीजों का तदारक भी किया जा सकता है। सही वो सही। आप ठीक। बैठेंगे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा ना उससे कि पहले उसमें नहीं क्या हो है। सकता। बिल्कुल सही। सर, और बारी से आपकी तरफ जाऊंगी। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से जब हम बात करते हैं, आप लोग तो इस हवाले से बहुत काम भी करते हैं, जाहिर है कि बड़ी गहरी नज़र होती है इस पर। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं, इंतखाबी निज़ाम जो हमारा है, इसमें आपकी राय क्या है कि धांधली और बेकायदगियों के कितने मौके मौजूद होते हैं? और फिर इसी के साथ अगर इस हम जोड़ लें कि जो गवर्नमेंट इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज लेकर आई है, इसके ज़रिए उस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें तारीख़ी तौर पर, तो जहाँ तक वोट डालने की बात है जी। कि आपने पर्ची ली है और जाके बॉक्स में डाल दिए, ये अमल बहुत बेहतर हो चुका है पाकिस्तान में। ठीक है। और मैं समझता हूँ ये इतना ही अच्छा है जितना इंडिया में हो सकता है। उसकी कोई शिकायत नहीं। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड की शर्त है। दूसरी वजह यह है कि आपकी तस्वीर आपके इलेक्टोरल रोल पे मौजूद है। ठीक है। तो आपकी शनाख्त हो जाती है कि आप वही हैं। या पहले ये होता था कि जो लोग फौत हो चुके हैं उनका भी वोट डाल दिया जाता बिल्कुल था। ऐसे ही ठीक है? था। वोट डालने की हद तक हम ज़बरदस्त हैं इस वक्त, हमारी ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। मसला जो हम देख रहे हैं 2018 के इंतखाबात के बाद, वो है काउंटिंग और रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट, रिज़ल्ट तैयार करना। ठीक है। अब मेरी नज़र में ईवीएम जो है ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये 20 मुल्कों में है और बहुत सारे मुल्कों ने इसको अडॉप्ट किया था और उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। जर्मनी है, हॉलैंड है। नहीं हो सकते ये सारे जो देखिए, सिलसिला इंडिया में पहली तो बात तो ये सोचने की अमेरिका जरूरत में भी है, वो नहीं। लोग भी देखिए, जो इस्तेमाल कर लोग रहे हैं। बैलेट बक्स उठा के भाग सकते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लेके जा सकते हैं, वो ईवीएम को भी उठा के चले जाएंगे। हमने जो सिस्टम में बेहतरी आई है उसको हम कंसोलिडेट करें। ठीक है। लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि बैलेट पेपर की शक्ल चेंज करें, उसकी हैयत चेंज करें, वो मशीन रीडेबल बैलेट पेपर को इंट्रोड्यूस करें और मशीन उसकी काउंटिंग करे, क्योंकि असल मसला काउंटिंग में है, असल मसला रिजल्ट बनाने में है।
और कोई मसला नहीं है इसमें। तो सर इस पाकिस्तान- मशीन से तो इस जैसे मशीन फवाद से साहब नहीं, जो डिटेल्स उसकी मशीन दिखा जो रहे है थे वो उन्होंने, खुद जवाब तो साहब उसमें फरमा रहे हैं कि काउंटिंग वो नहीं हो जाएगी साथ नहीं, उसमें देखिए मशीन पहली बात है ओनरशिप की, पॉलिटिकल ओनरशिप की बात है, ठीक है, आवाम के ट्रस्ट की बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त, लोगों का ख्याल है कि हैक हो सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है और पॉलिटिकल विल का होना ज़रूरी है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक इलेक्शन ऑब्जर्वेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। हमारा जो तज्जिया है, हमारी जो पोजीशन है, हम ईवीएम के ख़िलाफ़ नहीं है, ठीक हो गया, लेकिन हम समझते हैं इस वक्त उसका इंट्रोड्यूस करना प्रॉब्लमेटिक होगा, रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और इसलिए बेहतर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें। लेकिन हमारी कंसर्ट जो ओपिनियन है वो यही है कि ईवीएम की बजाय मशीन रीडेबल बैलेट पेपर तैयार करें, ठीक है, और वो स्कैन हो, स्कैनिंग में के अंदर आ जाएगा कि इस बैलेट पेपर को के ऊपर किसको वोट दिया गया है। उनकी काउंटिंग खुद ब खुद होगी। फार्म 45 जो है ऑटोमेटिकली तैयार हो सकता है, बजाय ये कि वो साइन करते रहें, बाकी चीज़ें बनाए, उसी में गड़बड़ हो रही है, जमा तफरीक में गड़बड़ कर देते हैं। हमारे सामने बहुत सारे फार्म 45 मौजूद है। दूसरा एक बहुत एतराज़ किया जाता है कि हमें फार्म 45 दिया नहीं गया, फार्म 45 के ऊपर दस्तखत नहीं है जो पोलिंग एजेंट, आप यकीन जाने, आप अभी निकाल लें वेब से, आप फार्म 45 के ऊपर दस्तखत करने की पोलिंग एजेंट का कोई खाना ही नहीं है, सिर्फ फार्म 45 पे साइन कर सकता है जो प्रिजाइडिंग अफसर है। दूसरी बात ये कि ये देखें इंग्लैंड में भी है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि अब ये बेहतर हो गया। आपने अब बैलेट बॉक्स है जो लॉक हो जाते हैं, ठीक है, सील हो जाते हैं, काउंटिंग एक जगह पे होनी चाहिए। हर पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग करने का कोई तुक नहीं है, ये बहुत ऑब्सोल्यूट चीज़ है। आप एक बड़े हाल में ले जाएं, जितने पोलिंग स्टेशन के डब्बे हैं वहां पहुंचाएं, इकट्ठे वहां पे फिर काम, ठीक है, वहां पहुंचाएं, वहां पर खोले जाएं, वहां पर करें, अगर आप दूसरा काम नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मशीन रीडेबल भी वहीं पे एक जगह पे होने चाहिए, और ये बहुत जरूरी। दूसरी बात, सारी बहस जो है वो ईवीएम के ऊपर आके रुक गई है। और असल में आपका देखिए, आपका इलेक्टोरल सिस्टम, मेरे सामने सारे दादोशुमार मौजूद है। पाकिस्तान की किसी भी पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी रही है, चाहे वो वफाकी सतह पर हो या सूबाई सतह पर हो, चूंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी विनर्स टेक ऑल, ठीक है, जो विनर है वो सब ले जाता है, ठीक। पाकिस्तान की आज की हुकूमत भी और पिछली हुकूमतें भी, किसी हुकूमत के पास 20% से ज़्यादा मैंडेट नहीं है, ठीक है, यानी कि 80% लोगों ने वोट ही नहीं डाला उस पार्टी को। सारा इलेक्टोरल सिस्टम प्रॉब्लमेटिक है। आपके वोट जो हैं ज़ाया होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। मतलब पीटीआई ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए, ठीक है, 1 करोड़ 70 लाख में से 70 लाख से ज़्यादा वोट हैं जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। पीटीआई के पास भी नुमाइंदगी नहीं है उनकी, क्योंकि उनके उम्मीदवार वहाँ से हार गए। इसी तरह पीएमएलएन के जो है 1 करोड़ 40 लाख के करीब लिए वोट उन्होंने, ठीक है, आप यकीन जाने उनके जो है ना 70% वोट का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो सिस्टम में प्रॉब्लम है। जब तक आप सिस्टम सिर्फ ईवीएम 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 करके आप चेंज नहीं ला सकते। अगर आप कह रहे हैं जी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, तो पहले तो आप जर्मनी वाला सिस्टम ले आए। अफगानिस्तान में वही सिस्टम है, पीआर का सिस्टम है, मुतनासिब नुमाइंदगी, जितने वोट जो पार्टी लेगी। अगर आप यकीन जाने, अगर आपने पीआर सिस्टम होता तो पीटीआई की आज वाज़ेह अक्सरियत होती पार्लियामेंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उनके हैं, तो उनकी नशिस्तें हैं तो सही ज्यादा, लेकिन वो वोट के तनासब के लिहाज से उतनी नहीं बनती, कम बनती है, ठीक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के की जो टोटल वोट है उनकी इतनी सीटें बनती नहीं है जितनी उनके पास है। तो एक तो बात है कि आप जो है जो मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की तरफ जाएं, आपके हर वोटर की जो नुमाइंदगी बनेगी। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी तरफ तवज्जो करे पीटीआई और जो हमारे लीडरान भी हैं। और एक और अहम बात है, 342 की हमारी कौमी असम्बली है। आपको पता है कितने खानदान बैठे? 342 खानदान नहीं है, 200 के लगभग टोटल खानदान है। शरीफ खानदान के बंदे गिन लें जो असम्बलियों में, जरदारी भुट्टो खानदान को गिन लें, लगारियों को गिन लें, खोसूस को गिन को बाकी करें, तो एक एक खानदान से 10-10, 8-8, 5-5 लोग हैं। मतलब क्या एतजाज आसन नहीं है, रजा रबानी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको टिकट नहीं देनी, अपने खानदान को देते हैं। इसमें पूरा प्रोग्राम हो सकता है सर। ये नहीं, असल रिफॉर्म्स तो ये हैं कि लोगों का एतमाद इस सिस्टम के ऊपर हो।
लोगों की नुमाइंदा असम्बली हो। फिर इसको तो वो जातियात पे लोग वो समझने लग जाते हैं ना, अगर इस कोई पे कोई जातियात बात नहीं भी है, कर दे तो वो ये जाती तौर पे आपने कोई अटैक कर जाति नहीं दिया। है, ये पार्टी तो हमारी जागीर है ना पार्लियामेंट उनकी। अवाम के लिए है, चंद 200 खानदानों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है सर, अगर ये सारी चीजें खत्म हो जाए। नसीम सिद्दीकी साहब, सर आप इस पैकेज को कैसे देख रहे हैं? सिर्फ ईवीएम की बात नहीं हुई, इसमें 49 तरमीम की बात की गई है, बहुत सारी चीजें जो है, अब अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जरा आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि ये पैकेज एक प्रोग्रेसिव पैकेज है, तामीरी पैकेज है, और ख़ास तौर पर लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो सकता है? हमारे यहाँ टर्न आउट कम रहता है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें मुतारिफ कराई जाए तो लोग जो है वो बाहर निकल कर वोट कास्ट करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहिद बहुत शुक्रिया। आप देखें कि मैं बहुत छोटा था, उस वक्त स्कूल में था जब 1977 के इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद भी धांधली का शोर मचा बिल्कुल। और भुट्टो साहब की गवर्नमेंट गई, बल्कि वो जान से भी गए उसके बाद 85 से लेके अभी तक के आप इलेक्शंस ले लें, जो भी हमारे यहाँ पार्टी हारती है वो धांधली का शोर मचा देती है। मैं बरतानिया में इतने अरसे वहाँ पे मुकीम रहा, मैंने वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा मतलब वोट भी डाला। वहाँ पे हम लेड पेंसिल से जो है ना वो वोट कास्ट करते हैं, और 6 बजे अगर इलेक्शन ख़त्म होता है तो 6:01 पे एग्जिट पोल आ जाता है, विच इज़ 99% करेक्ट। ठीक है। और फिर सरवर बारी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वो फ़ौरन डब्बे सील करते हैं, एक बड़े हॉल में ले जाते हैं जहाँ पे मीडिया मौजूद होता है, उनके सामने काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो इस्लाहात जो है ना वो बड़े आराम से लाई जा सकती है। अभी आप कल तक देखें कि पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत के ऊपर धांधली का शोर मचा रहे थे कि ये धांधली करते हैं। जब इनका खुद टाकरा 249 में हुआ, अब वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे। जबकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका मैं आई विटनेस भी हूँ, वहाँ इन्होंने ये इस्लाहत लाने के लिए उस पर चार्टर के ऊपर साइन किए थे। ये इनकी 5-5 साल हुकूमत गुजरी, 10 साल इन्होंने इकट्ठे काम किया। सेनेट इलेक्शन में देख लें क्या हुआ? सेनेट के इलेक्शन में आप देख लें, बात यह है कि असेंबली में हम असेंबली मेंबर्स को वोट दे के किस लिए भेजता हूँ? अगर मैं अपने हल्के में वोट डालता हूँ, या बारी साहब डालते हैं या जवाद साहब डालते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी करें वहाँ पे। आपने असेंबली का माहौल देखा होगा कि जब असेंबली में आप जाते हैं या हम प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं तो नीचे जो मछली बाजार बना हुआ होता है, आप बात तो करें। आप कहते हैं कि जी इनको आपने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया, आपने फलां चीज़ नहीं की, आप जातियात के लिए वहाँ पे जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आवाम ने भेजा है उन मसाइल के ऊपर कुछ नहीं कर रहे। फिर मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद था, पहले अपना चौधरी फवाद ने और बाबर अवान ने की थी, उसके बाद कल जो है सिर्फ फवाद साहब ने भी की। उसमें काफ़ी सारी इस्लाहात हैं और इन पे बातचीत होनी चाहिए बैठ के। आपके कितने भी इख्तलाफात हैं, आप बैठें और उसमें जो बुराई है उसको जो है वो उसकी निशानदेही करें। सिर्फ ईवीएम के खिलाफ चले जाना कि ईवीएम कोई उठा के ले जाएगा, भाई ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मोटरसाइकिल पे कोई वारदात होती है तो डबल सवारी पे फौरन पाबंदी लग जाती है। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल होता है कि फिर बैलेट बॉक्सेस भी जा सकते हैं। बैलेट बॉक्स भी और ले जाते हैं। आप देखें कि जब कभी आपने देखा हो कि जो थैले खुलते हैं उसके अंदर से ऐसे ऐसे कागजात निकलते हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता वोटिंग बैलेट पेपर से। तो बात ये थी इस्लाहत तो लानी है। देखिए पहले हमारे घरों में टेलीफोन होते थे तार वाले, उसके बाद मोबाइल फोन्स आए और अब स्मार्टफोन्स आ गए। तो टेक्नोलॉजी तो आती जा रही है और इस टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना है। और लेकिन इसमें यही है कि हुकूमत ने और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्हें मिलकर बैठना है और इस्लाहात लेके आनी है। अब देखें जब इमरान खान बात करते थे न्यूट्रल अंपायर्स की, तो हमें भी बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या बात है। लेकिन देखें कि उसके आने से बैट्समैन को, बॉलर को इतना फ़ायदा हुआ कि अगर वो कोई डिसीजन देखता है कि ये शायद गलत है तो उसको न्यूट्रल अंपायर के जरिए दुरुस्त करवा लेता है। आज इमरान खान साहब क्रिकेट तो नहीं खेल रहे, वो क्रिकेट टीम में तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ वो लेके आए थे उसकी वजह से आज क्रिकेट की दुनिया में फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है। तो अगर आप इस्लाहात लेके आएंगे तो ये जो हर वक्त धांधली का शोर मचता रहता है ये कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगा। और कल को पीटीआई की गवर्नमेंट है या नहीं है, किसी की भी गवर्नमेंट है और किसी ने सदा तो नहीं रहना है, सदा तो अल्लाह की ज़ात है। तो उससे ये होगा कि कम अज़ कम इस्लाहात लेके आए। नई नई जो चीज़ें टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बढ़ती चली जा रही है, आपके पास इतना टाइम सम टाइम नहीं होता। अच्छा, इस इस्लाहात में एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो हल्का बंदियाँ की हुई है, एक हल्के में 3 लाख रजिस्टर्ड वोटर है, एक हल्के में 70,000 रजिस्टर्ड वोटर है। तो ये तनासब को भी आप बेहतर तरीके से लाएं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक इलेक्शन का हल्का था डस्का में, वो आप सही तरह नहीं करा सके, वहाँ पे कत्लो गारत हो रही। इलेक्शन वाले दिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फौज भी अंडर होती है इलेक्शन कमीशन के, रेंजर्स भी, पुलिस भी, कोई भी फोर्सेज है वो उनको बुला सकता है वहाँ पे। अब आप देखें कि वहाँ पे क्या तनासुब रहा, कराची वाले हल्के में 249 में 21% वोट डला है। अब जैसे बारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अब ये 21% नुमाइंदगी तो नहीं है उस हल्के,
7%, जो जीता है वो 7% उसको 7%, तो वो नुमाइंदगी तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इस्लाहत में आती हैं, ठीक इन है। सबको हाईलाइट करना चाहिए सही और है। इन सबको मिलके बैठ के ना ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये काम मैं करना अफजल चाहिए। खान साहब से पूछ लेती हूँ कि सर आप मुझे ये बताइएगा कि जब भी इलेक्शंस में बाद में धांधली की आवाज़ें उठती हैं, रिकाउंटिंग की बात होती है, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुद्दा डाल दिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जा सके। अभी जो गवर्नमेंट जिस इस्लाहाती पैकेज की बात कर रही है, आप ये समझते हैं कि उससे कुछ बर्डन आप लोगों का भी कम होगा, कुछ बेहतर तरीके से इलेक्शन करवाए जा सकेंगे? जो 49 तरमीम लेकर आई जा रही हैं उसके हवाले से आपकी क्या राय है सर? नाहिद, आपके तवज्जुह से मैं सब सामीन को ये बता दूं कि ये जो इस वक्त पैकेज आ रहा है, ये पैकेज सिर्फ पीटीआई हुकूमत का नहीं है। ये वो पैकेज है जो शोरा इमाम कमेटी और बहुत से दूसरे जो अच्छा पार्लियामेंट में भी वो लोग जो एक्सपर्ट है इलेक्शन के, उन लोगों के साथ मिल के रिकमेंडेशन तैयार की गई। और मैं आपको बता दूं ये उसका जिस्त है। और एक चीज और बता दूं जी कि सबसे बड़ा जो वीकनेस है इस वक्त हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, एतमाद नहीं है। बात यह है कि एतमाद को कैसे लाया जा सकता है। मैंने पाकिस्तान के अंदर के इलेक्शन करवाए हैं और यूएन के तहत ही मैं 2 साल इलेक्शन करवाता रहा हूं। और उसके बाद मुश्किल तरीन एरियाज जैसे हमारा वजीरिस्तान है, श्रीलंका का जाफना है जहां तामिल टाइगर होते थे, वहां पे मैंने सरवर बारी साहब की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की और खुर्दबीन से जाके देखने की कोशिश की कि कोई वायलेशन हमें नजर आए। मैं आपको बता दूं कि सिंपल तरीका यह है कि बहुत अच्छी बातें हैं, मैं पीआर सिस्टम के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने अगर कश्मीर जाना है, आपने पहला कदम उठाना है। पहला कदम इलेक्टोरल सिस्टम पे लोगों का एतमाद बहाल करना। बात यह है कि ये एक उनकी अच्छी प्रपोजल है और मैं आपको बता दूं कि ये मशीन ना हैक हो सकती है और इसकी मुखालफत करने वाले सिर्फ वो चोरी के रास्ते बंद होने से डरते हैं। इसमें बिल्कुल अभी जैसे सिद्दीकी साहब ने बताया, आपने इधर इलेक्शन खत्म हुआ, उधर आपके रिजल्ट आएंगे ईवीएम में। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल ऐसे ही सिंपल, ये कैलकुलेटर है जिसमें आप किसी सुपरमार्केट जाते हैं, आपसे सौदा खरीदा, 50 आइटम 30 आइटम जितने भी लिए और उसके एंड पे वो तमाम की कीमतें और एंड में उसका ग्रैंड टोटल आया। अब आप किसी मशीन के जरिए, किसी उसके रिमोट के जरिए ना अपने बिल को 15,000 से 25,000 कर सकती है, ना आप 15,000 से 5,000 कर सकती है। ठीक है, कि वो किसी नेट से रिलेटेड ही नहीं है, वो हैक हो ही नहीं सकता। और बात क्या है कि सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इसके ऊपर आप सोच लें कि ये जो रिगिंग मास्टर्स है जिन्होंने पीएचडी किया है रिगिंग में, वो ये सिस्टम क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि इस पे प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर नहीं है जो एक सेलेबल कमोडिटी है। बात यह है कि अगर वहां पे ईवीएम है तो 90% आपकी मसाइल हल हो जाएंगे। बारी साहब से तो मैं तवक्को नहीं करता था कि वो ये कहेंगे कि ये हल नहीं है। मैं कहता हूं एज एन इलेक्टोरल एक्सपर्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इससे आपके 90% मसाइल हल हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के अंदर बनता है और ये 6 महीने के अंदर बन सकता है और ये जो पेपर सिस्टम है उससे आधे से भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। ये इस पे सेफ्टी और सिक्योरिटी, बात ये है कि ये जो इस वक्त इमरान खान कर रहा है, ये अगर कोई भी हुकूमत होती, और इस चीज पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये ठीक है, उसके साथ साथ हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी चाहते हैं। बात यह है कि वो लोग, उनका वोट है और वो इसलिए इसको सपोर्ट करेंगे भी, लेकिन इनको अच्छा, और दूसरा ये बताऊंगे, इसके 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, इस पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वो चीजें वो इनमें से करा सकते हैं वो करवा लें, जो नहीं करवा सकते वो ना कराए, लेकिन ईवीएम ये हुकूमत कर सकती है और बाकी बहुत सी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली कर सकते हैं। आपके पास पॉपुलर वोट है, ये वाहिद पार्टी है जो कराची से लेकर खैबर तक इट इज अ मोस्ट पॉपुलर पार्टी। अलबत्ता उनके ऑर्गेनाइजेशन, सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, जवाब साहब का टेक ले लेते हैं।
जी जी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। जवाद साहब का टेक ले लेते हैं। सर, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो कह रहे थे कि ये जितनी आपने तरमीम की हैं, ये जो बिल लेकर आ रहे हैं आप, ये आप इलेक्शन कमीशन के पास भेजें, वो फिर सबको बुलाएं, इकट्ठा करें, यानी पार्लियामान का रोल जो है वो पीछे रह जाए, इलेक्शन कमीशन सारा करे, फिर हम इकट्ठे होंगे, इस पर बात करेंगे। इस पर मैं आपको जवाब लेती हूँ, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जी जवाद साहब, क्या कहेंगे? देखिए नाहिद, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बच्चों वाली बात है। एक तरफ तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरशिप मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर पार्लियामेंट की अहमियत के हवाले से स्टेटमेंट्स देते हैं। जब भी कोई इशू आता है, जी पार्लियामेंट में डिस्कस करें, तो ये तो हमने आम तौर पे तमाम लीडरशिप से ये सुना होगा। लेकिन आज जब हम इस मुल्क का एक सबसे बड़ा मसला जो है इलेक्शन इस्लाहात हैं, कि जिस की वजह से इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, इतना बड़ा मसला है, उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस करने की बजाय हम कहते हैं उसको इलेक्शन कमीशन में ले आए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी एक इलेक्शन को कंडक्ट करने की है। आप पार्लियामेंट में जो भी तय करेंगे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का उसमें पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। और ये ज़हन में रखें कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वो अवाम की नुमाइंदगी, तो वहाँ पे जो चीज़ तय पाएगी वो बेसिकली अवाम की उमंगों को रिफ्लेक्ट करेगी। और उसमें कोई ये नहीं है कि पीटीआई अपनी कोई बात मनवाना चाहेगी या कोई और पार्टी, एक कंसेंसस के साथ होगा। इलेक्शन इस्लाहात जो हैं वो ज़ाहिरी बात है, कोई डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो एक एडवांटेज आप जो बड़ा ले सकते हैं वो यही वाला कि जो बैलेट पेपर जो कि गायब हो जाते हैं या बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो गायब हो जाते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसमें जैसे बारी साहब ने भी इसका जिक्र किया, नसीम साहब ने भी इसका जिक्र किया, कि आप अल्टीमेटली वो एक जगह के ऊपर वो रिज़ल्ट आए और वो मीडिया के सामने उसकी काउंटिंग हो। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ये इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, यानी जो मशीन आपकी जहां पे लगी हुई है उसको अगर आप फाइबर ऑप्टिक से या इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो आज तो वैसे ही कोई इशू नहीं है, इसलिए कि आप अब तो 4G के बाद आप 5G में जा रहे हैं। सर उन्होंने कहा ये हैक नहीं हो सकती, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है ये मशीन। देखें ये आप इसलिए भी थोड़ा वो सेफ साइड पे आप बात कर सकते हैं कि ये इंटरनेट से इसको कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ये तो जब इस मशीन के बारे में बातचीत होगी, इसकी ऑप्शंस के ऊपर बात होगी। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, उन्होंने कहा आप अपने एक्सपर्ट्स ले आए, वो आके इसको देख लें, चेक कर लें, कोई भी डाटा जो है नजर आती है हम आपकी मर्जी के मुताबिक ठीक कर लेंगे उसको। देखें, क्योंकि then there is a chance that it could be hacked. इसको वो इंडिपेंडेंट होती है। मैंने इंडिया के इलेक्शन 2 दफा जाके देखे हैं, उनकी ईवीएम भी देखी सर, वहाँ रिपोर्ट्स आई है कि इंडिया में लोगों का टर्नआउट भी बड़ा है, वो ज्यादा लोग कास्ट कर रहे हैं और बेहतरी आई है। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने रेकमेंड किया है कि ईवीएम बंद करें, क्योंकि 2009 के इंतखाबात में अपोजिशन जो पार्टी हारी हैं उन्होंने बहुत एतराज़ात किए हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये कि इंडियन इलेक्शन कमीशन खुद रेकमेंड कर चुका है। हॉलैंड ने ईवीएम बंद कर दी, लेकिन सर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एतराज़ात किए थे, आपको पता है कि इनकी वजह से ही तो फिर वो सारी चीजें जो है वो साबित नहीं कर पाए ना। कंफ्यूज मत करें। मामला ये है कि बुनियादी बात ये है कि ईवीएम हम तो इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात तो मैंने पहले की ओनरशिप की बात है, ठीक है। ये बहुत जरूर अच्छी बात है कि पीटीआई के हुकूमत ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठाई है और लगता है कि वो एक उनके अंदर पॉलिटिकल विल भी है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अपोजिशन को लेके आए, क्योंकि एक तो है रिगिंग, दूसरी है रिगिंग के ऊपर पॉलिटिक्स। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम समझते हैं फाफन ने जो रिपोर्ट निकाली 2018 के इंतखाबात के बाद, हमने कहा 2013 की निस्बत ये बेहतर इंतखाबात थे, और मैं आज भी ये मतलब क्या रहा हूँ कि हम उस रिपोर्ट को आज भी ऑन करते हैं कि 2018 में जो नंबर ऑफ पिटीशंस दायर हुई वो 2013 की निस्बत 3 गुना कम थी। ओके, ठीक है।
और उन पिटीशंस को भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो वो एतराज़ात कर रहे हैं उसके लिए कोई कमेटीज़ बनी हुई है, कमेटीज़ के इजलास नहीं हो रहे और वो इजलास को चेयर पीटीआई नहीं कर रही। बहुत सारी जो कमेटी बनी थी, एक सेनेट की भी है, एक कौमी असम्बली की, उसका दोबारा इजलास ही नहीं हुआ, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्टर्स हैं, ईवीएम ये मत समझे, मैं पब्लिक में कह रहा हूँ, ये मत समझे, कोई भी ये ना समझे कि ईवीएम सारे मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं एतमाद के साथ कह रहा हूँ, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस। क्योंकि अगर आपने इस्लाहात लेके आनी है तो क्या ये पहली बात तो ये बिल्कुल इन माई व्यू इलेक्शन कमीशन का राइट रिफॉर्म्स करना नहीं है, लेजिस्लेशन करना पार्लियामेंट की सवाबदीद है, कोई और नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना जवाब साहब कर सकते हैं। ये जो पार्टियां वहां बैठी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है और वो करें इसको जिम्मेदारी के साथ। पाकिस्तान के अवाम ये तमाशा ज्यादा अरसा नहीं देखेंगे। आपने देख लिया मुजाहरा 249 में, अफजल साहब ने भी कहा है, क्योंकि लोगों ने कहा हम नहीं आते फिर वोट डालने, ठीक है। 20% भी वोट नहीं पड़े, 20% वोट भी नहीं पड़े। और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम वोट टर्नआउट इतना होगा तो लेजिटिमेट इलेक्शन है, और मिनिमम इतने वोट होंगे तो विनर है। जैसे अफगानिस्तान में रिपीट इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अगर 50+ नहीं मिलते इसका मतलब आप यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी। हमारे यहाँ बलोचिस्तान की एक चीफ मिनिस्टर हुए, उनके पास 5000 वोट आए थे, 5000 से वो चीफ मिनिस्टर बन गए क्योंकि वो एमपीए बन गए थे। जी बिल्कुल, इट्स अ जोक विद द नेशन। आई थिंक द टाइम हैज कम टू एक्सपोज दिस ऑल कंट्राडिक्शंस। इन माय व्यू हमारी पार्लियामेंट, मैंने पहले भी कहा, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी। इसलिए क्राइसिस आते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने इलाके में 16000 वोट 20000 वोट कर लूँ मैनेज, तो आई कैन विन द इलेक्शन, आई कैन गो टू द पार्लियामेंट। जब आपको पता होगा कि पीआर सिस्टम है, इसमें लिस्ट बनेगी और मुझे धांधली करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, पर्सनल इंसेंटिव। इसलिए ये जो है कुछ और पैकेज को बड़ा करने की जरूरत है, मेरा ख्याल है। ये जो रिफॉर्म पैकेज है इसको बड़ा करें, अपोजिशन को कहें, सिविल सोसाइटी को कह रहे हैं हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, बार काउंसिल्स को कर रहे हैं, विच इज ग्रेट। आई रियली वेलकम दिस इनिशिएटिव। लेकिन हमें सबको मिलके इसके ऊपर एक डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाहर चारा नहीं है ना, मिलके बैठे तहफ्फुज़ात बताएं, डिस्कस करें, मीडिया, आप, सिविल सोसाइटी, बार काउंसिल, वी शुड बी एबल टू पुट एनफ प्रेशर ऑन पॉलिटिशियंस कि आप इकट्ठे होके बैठे इस पे बात करें। संजीदगी इसी से देख लेना कि अभी तक तो कोई तैयार नहीं है। अच्छा, मैं चाहती हूँ सर, जो तरमीम की गई है जरा 2-3 मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उस पर आप मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता तो उसकी निशस्त खाली कर दी जाएगी। फिर ये भी एक बात की गई है कि एक पोलिंग स्टेशन पर एक की बजाय 5 पोलिंग जो है एजेंट्स मुकर्रर किए जाएंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले। इस पर भी खास तौर पर नून लीग जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है, और पोलिंग स्टाफ के चुनाव के हवाले से हल्के से बाहर से कहा कि किया जाएगा। कागजात नामजदगी की फीस में भी इजाफा किया जा रहा है, और इंतखाबी फहरिस्त नादरा में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डाटा के मुताबिक की जाएगी। और हदबंदी वाली जो बात कर रहे थे, पर तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में आप सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा माली खुद मुख्तारी दी जाए, आबादी की बजाय बराबर वोटों की तादाद पर हदबंदियाँ की जाएँ। सर योर टेक ऑन। अब आप देखें नाहिद, इसमें बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं वोट डालने जा रहा हूँ, मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं वोट डाल रहा हूँ ना वो सिक्योर रहेगा, ठीक है ना। आवाम यही चाहती है कि हम जिसे वोट डाला है उसी को वोट मिले और वही पार्टी जीत के आए, क्योंकि जब ये धांधली का शोर मचता है ना, ये आप आवाम को गुमराह भी करते हैं। अभी देखते हैं 249 में क्या होता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का एक एमपीए उस हल्के से था, उन बाद में उसके वोट बढ़ना शुरू हो गए, वो जीत गए वहां से। बहरहाल अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि आप नैब के ऊपर चीख रहे हैं, नैब के कवानीन, काले कवानीन। 10 साल आपकी गवर्नमेंट रही, क्योंकि मैं ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक ही गिनता हूँ ना, जब इनकी 10 साल गवर्नमेंट रही
तो इन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे लेके आए, कोई तरामीम वहाँ पे नहीं लेके आए। बात यह है कि लेजिस्लेशन, जिस तरह बारी साहब ने कहा, जवाद साहब ने भी कहा, वहाँ पे आपको पार्लियामेंट ने करनी है, वो किसी इदारे ने नहीं करनी। अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल रहे हैं, आप जब इलेक्शन कमीशन से आपको शिकायत थी तो पीडीएम पूरा धरना लेके इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गया, और जब आपके हक में फैसला आ जाता है डिस्का में तो आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। कराची में आपके खिलाफ आ गया, फिर आप उनके खिलाफ आ गए। तो ये एक अजीब रवैया, और आवाम को आप पहले महंगाई ने मारा हुआ है, उसके अलावा ये आप अजीबो गरीब चीज़ों के अंदर डाल के रखते हैं। अच्छा, जो आपने सवाल किया उसमें एक तो देखिए ओवरसीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरसीज़ इस वक्त आपको जितना पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं, आप देखें उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान की ना एक्सपोर्ट्स इतनी है, ना टैक्स कलेक्शन इतनी है जितना ओवरसीज़ अपने घरों को पैसा भेजता है। आपकी एक मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो। उन क्यों भेजते हैं? वो अपने प्यारों को भेजते हैं, वो सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं भेजते, उनकी खाला की बेटी की शादी होती है तब भी भेजते हैं, कोई कज़न को हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब भी भेजते हैं। वो पूरी कौम का ख्याल रखते हैं, तो उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है। आप देखें जब कोई भी वाक़या होता है कितने अपना पाकिस्तान आते हैं, वोट भी डालते हैं, तो उनका एक राइट बनता है, आप उनको क्यों नहीं वोट डालने का राइट दे रहे? अच्छा, पहले तो अपोजिशन कहती थी ये बात, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पीटीआई के सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, भाई आज उनके ज़्यादा कल आपके ज़्यादा हो सकते हैं। आप जब लंदन अमेरिका जाते हैं, उन्हीं ओवरसीज़ के घरों पर ठहरते हैं, वही आपको गाड़ियों पर सैर कराते हैं, वही शॉपिंग कराते हैं, लेकिन जब अक्सर जाते रहते हैं, बल्कि जाके रहते हैं। अब देखें ना, जो भी मफरूर है वो बाहर जाके ही वक्त गुजारते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हो रही थी कि 60 दिन के अंदर हल्फ उठाने वाली बात, तो बिल्कुल भाई जैसे बड़ी क्लियर मिसाल है, इसाक डार साहब सेनेट के मेंबर हैं, वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? कोई नहीं, सॉरी, इसाक डार की बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, वो तो चलो यहाँ मौजूद है ना, लेकिन वो उनकी मिसाल आ गई, बिल्कुल रोने वाले, तो बिल्कुल डी-सीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक सीट जो है हल्के की नुमाइंदगी, एक पार्टी के लिए तो नहीं होगा ना, ये सबके लिए रूल सबके लिए होगा, और आइंदा के लिए होगा। तो इसाक डार साहब बैठे हुए 3 साल से वहाँ पे, तो डी-सीट कर देना चाहिए बिल्कुल। ये तो चेयरमैन सेनेट को लेना चाहिए, लेजिस्लेशन फौरी होनी चाहिए कि किसी भी पार्टी का हो। और दूसरी बात ये कि हल्का बंदी वाली बात हुई थी, वो भी मैंने पहले उठाया कि बिल्कुल मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। भारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 5% वोट लेके आप नुमाइंदा 95% के भी नुमाइंदा बन गए, तो ये इस्लाहात बहुत ज़्यादा है। सारा जो फोकस है ना इस वक्त वो ईवीएम के ऊपर हो गया। भाई अगर ईवीएम में कोई मसाइल है तो डिस्कस करें, बैठे। जैसे स्पीकर ने ख़त लिखा और उन्होंने पार्टियों को दावत दी, तो पीपल्स पार्टी फिर भी थोड़ी जमहूरियत और असम्बली के मामलात में संजीदगी का इजहार करती है। उन्होंने नवीद कमर साहब को मेंबर बना दिया, लेकिन नून लीग तो आई नहीं रही इस तरफ। वो तो ट्वीट के ऊपर जो है वो पूरा मुल्क चलाना चल रहे हैं कि ट्वीट शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या मरियम नवाज कर रही है, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। पार्लियामेंट अगर है, इलेक्शन इस्लाहात में ट्वीट को भी शामिल कर ले कि ट्वीट नहीं होनी चाहिए। तो बात यह है कि पार्लियामेंट किस लिए बनी है, पार्लियामेंट का मकसद क्या है? जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। का भी सर टेक लेने दें, ये ओवरसीज वाला मसला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बार बार गवर्नमेंट बात कर रही है। सर डुएबल है? आप ये समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर वोट का हक दिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है? कितना मुश्किल ये काम है, ये वाकई हो सकता है? बात यह है कि अभी सदीकी साहब ने बात की, मैं अमेरिका जा रहा था, तो वो वीजे के लिए जब हम जा रहे थे, ओबामा का इलेक्शन था, तो मैंने वो ऑफिसर से पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो उसने कहा कि मैं तो वोट दे भी चुका। मैंने कहा यार अभी तो इलेक्शन दूर है, तो अभी से कैसे आपने दिया? तो उसने अपना वो मुझे सारा एक्सप्लेन करके बताया। तो मैंने कहा कि यही सिस्टम हम पढ़ने के लिए और देखने के लिए वहां जा रहे हैं, टू ऑब्जर्व दिस प्रोसेस। बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इमरान खान ने अगर वोट का हक नहीं दिया तो वो अपने साथ ज्यादती करेंगे और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। और इन्होंने वहां पे उन लोगों के लिए अब तक कोई फैसिलिटेट तो नहीं किया, बल्कि कोई बंदा अगर अपने माँ बाप के लिए 2 मोबाइल फोन लेकर आता है तो कहता है कि एक मोबाइल फोन पे टैक्स होगा और एक टैक्स फ्री होगा। बहरहाल मैं कहता हूं कि इनको चाहिए कि ये 2 चीजों पे देखें, बहुत अच्छी तजावीज है, लेकिन आप सारी चीजें एक निवाले के साथ नहीं खा सकते, आप इसको 1 बाय 1 करें। और मैं आपको चीज बता दूं कि देखें, जो मौजूदा सिस्टम में रिगिंग के माहिर हैं वो आपके साथ कभी भी एग्री नहीं करेंगे, आप उसको जन्नत का वादा दे दे या जहन्नम का आप उसको वार्न कर दें।
बात यह है कि वो जहर क्यों खाएंगे, उस सिस्टम में उनको पता है कि उनके ये कोई फ्यूचर नहीं है। इसी तरीके से जिन पार्टियों को पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट डालना ही नहीं है, वो तो उनसे इंप्रेस ही नहीं है, वो वहां पे तो उनका असर रसूख ही नहीं है। तो इन दो चीजों में आप ईवीएम से 80-90% मसला इस तरह हल हो जाएगा। ये चोरी कब होती है? चोरी जब रिजल्ट यानी इलेक्शन क्लोज होने के बाद और रिजल्ट अनाउंस होने के दरमियान जितना वक्फा पड़ता है, जैसा आपने डस्टा में देखा, जैसा अभी 249 में देखा। और मैं बारी साहब से कहता हूं कि आपने अभी कराची के इलेक्शन में 149 इरेगुलरिटीज देखी एक ईवीएम के इंट्रोड्यूस करने से, कि जो ही इलेक्शन खत्म हुआ रिजल्ट उसके ऊपर आ गया, वो रिजल्ट की उसने उसकी तस्वीर ली और इलेक्शन कमीशन को भेज दी और उसके साथ उसने अपने आरओ को भेज दी। वो लोग डिपेंड करते हैं आरओ के ऊपर, खरीदने के ऊपर। वो जो कहते हैं वकील नहीं करते, जज करते हैं, वो लोग आरओ खरीद लेते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर खरीद लेते हैं। और उसी के बारे में वो लेनिन जो है रशियन, उसने कहा कि वोट डालने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वोट गिनने वाला। और वोट गिनने वाले पे ट्रस्ट कब होगा? ट्रस्टवर्दी लोग कहां से आएंगे? और मुझे पता है कि आपको फराह शाह याद है जिसने एक प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारे थे? कौन लोग इन वडेरों का मुकाबला कर सकता है? और वो प्रोरागेटिव जो इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसर और इस वक्त रिटर्निंग अफसर के पास है, वो मशीन में चली जाएगी। और मशीन का भी वो अगर किसी को शक हो तो उसके वेरिफिकेशन हो सकती है, उसका ट्रेल है, उसके साथ सब कुछ है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया की जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है 80% में ईवीएम इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में और इंडिया में वो जो वीकनेस थी, वो वीकनेस उन्होंने पेपर चेंज करके ठीक कर दी है। वहां पे रिगिंग हुई थी, यकीनन हुई थी, और वो इस मोदी ने की थी। बात यह है कि वैसे जनरली मोदी ने इंडिया के तमाम इदारों को बर्बाद कर दिया। अब आप उनको देखें, लेकिन बात यह है कि हमने उनकी अच्छी चीजें लेनी है। जो रिफॉर्म्स, जो चीजें जो पब्लिक के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, वो अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कराची में 80% वोटिंग। जी जी ठीक कह रहे हैं सर। जवाद साहब, अब ये डायलॉग प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव लेगी, कैसे इनिशिएट करेगी इन चीज़ों को, जब आपकी अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं है? सर आखिर इस मसले का हल तो होगा, क्या करेंगे आप लोग? मुख्तसरन सर, वक्त थोड़ा कम। गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ले लिया गया है, पीपल्स पार्टी भी इस पे रिस्पॉन्ड कर रही है, दूसरी छोटी पार्टीज भी इस पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं। पार्लियामेंट में जब एक चीज़ आती है तो वो तो फिर इस वजह से तो नहीं उसकी डेलिब्रेशन या डिबेट रुक जाती कि एक पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। तो फिर अगर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन इस्लाहात का पैकेज किया है ना, कोई ऑर्डिनेंस तो नहीं किया ना, तो पैकेज का तो मतलब ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर भी एतराज़ है तो वो भी उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, जब तक कि आप मुतमिन ना हो जाएं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने इस इनिशिएटिव के साथ चलना चाहिए और पार्लियामेंट में इसको डेलिब्रेट करें। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं इसमें पार्टिसिपेट करती तो ये फिर अवाम को इस बात का पता चलना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पाकिस्तान में तो इलेक्शन लचक दिखाएंगे या फिर उनके बगैर आगे बढ़ जाएंगे? साथ तो लेकर चल रही है। देखें, हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए ना। जो भी आइन आपको कहता है, जो भी एक तरीकाकार है बिल्स पास करने का, देखें वही अडॉप्ट होगा। और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ में तो बेहतर यही है कि तमाम जमातों की पार्टिसिपेशन हो और हुकूमत इस चीज़ की पूरी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। सर अब वक्त कम रह गया, 30 सेकंड्स, लास्ट कमेंट सर। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठना चाहिए और ये आवाम का मुतालबा है और ये मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि जो पुराना सिस्टम है वो नहीं चल रहा। नसीम सदीकी साहब, देखिए पार्लियामेंट में जो लोग मेंबर्स आते हैं ना, अगर वो बाईकाट करते हैं या अटेंड नहीं करते, एक तो मैं कहता हूँ उनकी सैलरी से उनके पैसे काटने चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि बिल्कुल मेरी कल चौधरी फवाद से मैंने सवाल यही पूछा था कि अगर ये अपोजिशन की पार्टीज आपका साथ नहीं देती तो फिर क्या सूरत होगी? तो उन्होंने कहा था कि कौमी असेंबली में भी हमारे पास मेजोरिटी है, वहाँ से भी पास करवाएंगे और सेनेट में भी मेजोरिटी है और वहाँ से भी पास करवाएंगे। तो ये ऑफर जरूर देंगे अपोजिशन को हुकूमत कि आए और बात करें। अगर ये बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हुकूमत आसानी से ये बिल पास करवाएगी। यानी ऑन बोर्ड लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये है कि अगर नहीं आ पाएंगे तो फिर जाहिर है कि दूसरा मेजोरिटी है, ये वहाँ से पास करवा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट
इसका जो इस डिस्कशन में हमारे साथ शरीक रहे। नाज़रीन, जैसे ही ये डिबेट अनफोल्ड होगी और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। गवर्नमेंट बार बार जो हुकूमत की तरफ से इस्लाहाती पैकेज लेकर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पर डिबेट हो, इस पर बात हो, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी और पार्टी के तो वो डिस्कस करें, खासतौर पर EVM के हवाले से। लेकिन ये इतना बड़ा पैकेज है जिसमें 49 तरमीम है, लेकिन सिर्फ एक EVM के मसले को पकड़कर सारी अपोजिशन जो है उस पर ही डिस्कशन कर रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है। जो बाकी काम उसमें हो रहा है, जो ख़वातीन को उसमें नुमाइंदगी दी जा रही है, जो बाकी काम हो रहे हैं उस पर कोई बात नहीं की जा रही है। बहरहाल जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, पता चलेगा कि किस तरह से इस पैकेज को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है या इसमें कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी, रिव्यू किया जाएगा, वो आपको वक्त के साथ साथ मालूम हो जाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।